हाँ जी। जय हिंद भाई सभी को। सो आई एम यादव, वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑफिसर्स अड्डा। सो इंटरनल सिक्योरिटी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो पार्ट 2 है, यानी सेकंड क्लास है, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास थी हमारी नक्सलिज्म के दो पार्ट्स, वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आज की जो चर्चा रहेगी वो किस पे रहेगी भाई? नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के ऊपर, ठीक है भाई। लिख देते हैं आपके लिए, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। क्लियर है? अब देखो भाई, इसको हम चार पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। मतलब दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, स्टेट वाइज जो इसका एनालिसिस है वो उसमें कवर करेंगे, ठीक है। आफ्टर जो सेकंड पार्ट होगा उसमें अपन मिजोरम, मेघालय, इनके कोर्सेज वगैरह ये सब देखते चलेंगे, ठीक है। और जो पार्ट थर्ड होगा वो बांग्लादेश, म्यांमार के जो फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, जो पीस अकॉर्ड्स हैं। और जो लास्ट पार्ट होगा उसमें जो करंट चैलेंजेस हैं और सॉल्यूशन होंगे, कुछ वे फॉरवर्ड होंगे, कंक्लूजन्स होंगे, वो आप हिस्टोरिकल चीजें जानने के बाद आप इजीली आप उनको टैकल कर लोगे, ठीक है जी। अब देखो भाई, सबसे पहले एक चीज समझ लो भाई कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो सिर्फ जोग्राफिकली अलग नहीं है, समझे? जोग्राफिकली अलग नहीं है वो, ये रीजन कल्चरल बेस पे, ठीक है, लिंग्विस्टिकली और एथनिकली, और नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टोरिकली, ठीक है। मतलब इन चारों बेसिस पे भी जो हमारा इंडिया का मेनलैंड है उससे ये जो पार्ट है ये काफी अलग है। क्लियर हुई चीजें? ठीक है भाई। और इसी वजह से, ठीक है, जो मैंने अभी फैक्टर्स बताए, इसी वजह से यहाँ पे क्या भाई डेवलप हुई? इंसर्जेंसी। क्लियर है एकदम? क्या डेवलप हुई मेरे भाई? इंसर्जेंसी, ठीक है। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट में टोटल हमारे स्टेट्स आते हैं 8। कौन कौन से? असम हो गया, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, और मिजोरम, और आपका कौन सा आ जाएगा? आपका त्रिपुरा, और आ जाएगा आपका मेघालय, ठीक है। और इसमें आ जाएगा भाई आपका लास्ट सिक्किम। क्लियर है? मतलब हर स्टेट के जो इश्यूज हैं वो अलग है। अलग इन दी सेंस भाई, कहीं पर है वो सोवर्निटी की डिमांड है, ठीक है। और कहीं पर जो आपके एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। कहीं पर भाई आपका इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, ठीक है। और कहीं जो आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव है, ठीक है, उसका भी इशू यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। क्लियर हुई यहाँ तक की चीजें? अब देखो, अब आप अगर ये समझते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो सिर्फ और एक सिंगल प्रॉब्लम है, ठीक है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये मल्टीपल इंसर्जेंसीज का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंसर्जेंसीज। क्लियर है? अब देखो, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें अगर हम इसमें, ठीक है, टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन। सो भाई अब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी देखते हैं कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो 2000 आपका 24 है, 2025 है,
इसके डाटा में इंसर्जेंसी के जो इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, वो 68% तक क्या हुए हैं, रिड्यूस, क्या रिड्यूस हुए हैं, इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्या आता है, 2014 में लगभग अप्रोक्स 824 इंसिडेंट्स थे, ठीक है, और 2024 तक ये रिड्यूस होके कितने हो गए, 266 रह गए हैं। और ये बहुत बड़ा वीकेंड से एक अचीवमेंट है। क्लियर है चीजें? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो आपकी प्रॉब्लम है वो टोटली भाई खत्म हो गई है, ठीक है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि वॉइलेंस का जो मेजर कंसंट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ एरियाज में रह गए हैं। क्लियर है? और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका मणिपुर। मणिपुर कैसे भाई, 2024 के जो टोटल नॉर्थ ईस्ट के जो इंसिडेंट्स थे, ठीक है, उसमें लगभग 70% जो इंसिडेंट्स थे ना आपके, कितना बोल रहा हूँ भाई मैं, 2024 के जो टोटल इंसिडेंट्स वी कैन से जो हुए, ठीक है, उसका 76% सिर्फ और सिर्फ किसमें था भाई, आपका मणिपुर में। चीजें क्लियर हैं? ठीक है, यानी ओवरऑल रीजन यहाँ से वी कैन से इम्प्रूव हुआ है ना। क्लियर है? लेकिन जो मणिपुर है वो अभी भी सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन, वी कैन से सेंसिटिव स्टेट बना हुआ है। अब इसमें एक 5 ISMS चैलेंजेस आता है, मतलब अगर मेरे अकॉर्डिंग उस वे में पढ़ना भाई काफी अच्छा रहता है, ठीक है। सो इसमें अपन बात करें अब, बढ़िया से समझेंगे भाई, 5 ISMS चैलेंजेस। तो आप बोलोगे ये क्या है? देखो, 5 ISMS चैलेंजेस क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट को समझने के लिए अगर एक सिंपल फ्रेमवर्क की बात करें तो भाई वो है ये, ठीक है। ये ऑलमोस्ट वी कैन से सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब एक आपको ओवरव्यू होना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है रीजन के ऊपर, रीजनलिज्म, ठीक है। मतलब नॉर्थ ईस्ट को, जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी, वी कैन से जो उनकी रीजनल आइडेंटिटी है, रीजनल आइडेंटिटी, उसको भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि जो सिर्फ दिल्ली है उनकी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड है, मतलब प्रॉपरली उनको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। आई एम सेइंग कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो अपनी रीजनल आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्लियर हो गया? उनको लगता है कि जो दिल्ली है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड है वो नहीं करते हैं, मतलब प्रॉपरली नहीं समझता है, और इसी फीलिंग से फिर एलियनेशन डेवलप होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाता है आपका कल्चरलिज्म, CULTURALISM, कल्चरलिज्म। अब ये क्या है? देखो, हर ट्राइब की आपको पता है अपनी लैंग्वेज है। क्लियर है? हर ट्राइब की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती ही होती है। समझे बात को? और अपने कस्टम्स भी होते हैं, ये भी आपको क्लियर होगा। मतलब अपना जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट्स का जो सिस्टम है वो फॉलो कर रहे हैं, और लोगों को ये डर होता है कि भाई मॉडर्नाइजेशन या माइग्रेशन की वजह से उनकी जो रियल आइडेंटिटी है, ठीक है, वो कोलैप्स ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। और ये फियर फिर किसको सपोर्ट करता है भाई? इंसर्जेंसी को। समझ में आया? नेक्स्ट आ जाता है आपका टेररिज्म। थर्ड फैक्टर की बात करें तो TRRORISM, टेररिज्म। ये क्या है? कई आर्म्ड ग्रुप्स हैं, वो आपको पता है वॉयलेंस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई आपका बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, दूसरा एम्बुश हो गया, ठीक है, ये सब आपको पता है। ये कल ही इनके बारे में चर्चा की थी, एक्सटोर्शन हो गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट
की बात करें तो भाई आपका किडनैपिंग जैसे हो गया। ठीक है, मतलब ये सब टैक्टिक्स हैं, ये सब टैक्टिक्स हैं, वो क्या करते हैं मेरे भाई, यूज करते हैं। क्लियर है, क्या करते हैं ये सब टैक्टिक्स, यूज करते हैं। समझे बात को, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब आ जाता है भाई इसका फोर्थ। फोर्थ क्या है, सेपरेटिज्म। अब आप बोलोगे भाई ये सेपरेटिज्म क्या है, तो भाई देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट नेशंस हो गया, या जो ग्रेटर ऑटोनोमस रीजन है उनकी डिमांड करती है। किसकी डिमांड करेगी भाई, या तो करेगी इंडिपेंडेंट नेशन, या फिर क्या करेगी भाई, ग्रेटर ऑटोनोमस रीजन। ठीक है, और ये सबसे सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज है, ये याद रखो, सीरियस सिक्योरिटी, सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई जो कम्युनलिज्म हो गया या फिर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो तो उसके ऊपर बात कर ले भाई। ये हो गया हमारा फिफ्थ। कौन सा है, कम्युनलिज्म या फिर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। डन है। इसमें देखो भाई, नॉर्थ ईस्ट में रिलीजन से ज्यादा जो एथनिक आइडेंटिटी है, मैं आपको बता चुका, वो इंपॉर्टेंट है। एथनिक आइडेंटिटी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब डिफरेंट ट्राइब्स के बीच कंपटीशन भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, ये एक नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, रिलेट कैसे करोगे, बिकॉज कल हमने जब नक्सलिज्म पढ़ा था तो ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वहां से आपको एक क्लैरिटी मिल रही होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। और यही सीन फिर कहाँ पे हुआ था भाई, मणिपुर में हुआ था। कैसे, देखो डिफरेंट ट्राइब्स के बीच ही तो कंपटीशन बढ़ा। ठीक है, और फिर उसी की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए। अब इसमें हम देखेंगे भाई, पेन चेंज करके, स्टेट वाइज, स्टेट वाइज एनालिसिस। ठीक है, अब हर इंपॉर्टेंट स्टेट को भाई, जितने इसमें स्टेट है उसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट आ जाता है मेरे भाई नागालैंड। अब देखो, नागालैंड इंडिया की सबसे पुरानी इंसर्जेंसी का सेंटर माना जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन ओल्डेस्ट लिख दें। ठीक है, और इसमें एक क्रिस्प पॉइंट ऐड कर दे, सेंटर ऑफ इंसर्जेंसी। क्लियर हो गया, मतलब ये मूवमेंट इंडिपेंडेंस के टाइम से ही चल रहा है। कब से चल रहा है भाई, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही ये चलता आ रहा है। क्लियर हो गया, जो मेन डिमांड है वो सुनो, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है वो सुनो भाई। उसमें भाई बात करें तो सबसे फेमस जो है वो आता है ग्रेटर नागालैंड। इसका मतलब क्या है, मतलब नागा ट्राइब सिर्फ नागालैंड में नहीं रहते। ठीक है, वो आपके मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, या फिर म्यांमार हो गया, इनके जो कुछ एरियाज हैं उसमें भी भाई ये आपके रहते हैं। ठीक है, और जो इंसर्जेंट जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो आपके इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट्स ग्रुप्स चाहते हैं कि भाई इन सब जो, ये जो नागा डोमिनेटेड, मतलब जो ये नागा डोमिनेटेड रीजन्स है, ठीक है, इनको मिला के एक सेपरेट पॉलिटी एंटिटी बनाई जाए। बट आई एम सेइंग कि भाई जितने भी नागा डोमिनेटेड रीजन है, इनको भाई तुम कंबाइन कर लो, और इसका नाम फिर आप क्या रखो कि भाई एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी, सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी। क्लियर है, अब देखो, सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी मैं आपको समझा दी, मतलब इसी डिमांड को फिर एक ओवरऑल नाम क्या दिया गया भाई, फिर ग्रेटर नागालैंड। ठीक है,
प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा किया गया, ठीक है, तो दो जो दूसरे स्टेट्स की है वो भाई क्लियर टू क्लियर बोल रहा हूँ बाउंड्रीज है, ठीक है, जो बाउंड्रीज है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया। और नेचुरली कोई भी स्टेट अपना टेरिटरी लूज, आपको पता है, अपना टेरिटरी भाई लूज नहीं करना चाहता, आपको पता है। क्लियर हो गया। ठीक। और इसी वजह से जो पीस टॉक्स हैं वो फिर एट द एंड क्या हो जाती है, डिफिकल्ट। अब इसको ऐसे समझो कि भाई देखो नागालैंड था, वो डिमांड उसमें किसकी ज्यादा थी, क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। ठीक है, अगर अलग अलग टुकड़ों में बिखरे हुए थे तो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे वो उनसे ऐसा क्या करवाना चाहते थे, अगर ऐसा करवाना चाहते थे तो उसके पीछे का कारण क्या था, कारण समझ लिया। अगर ऐसा हो जाता, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। इस टाइप से भाई क्वेश्चनिंग करा करो खुद से, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक नागालैंड का ऑर्गेनाइजेशन आता है, नागालैंड इम्पोर्टेंट इंसर्जेंट ग्रुप। वो कौन सा है, NSCNIM। मतलब नागालैंड, सॉरी नागालैंड बोल दिया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ब्रैकेट इसाक मुहिम। ठीक है जी। ये है MUIVAH, ये ए है भाई, ये वी है, ये आपका ए है। ये पीस टॉक्स में वी कैन से गवर्नमेंट के साथ वो इन्वॉल्व होगी। क्लियर हो गया। लेकिन जो एग्रीमेंट है वो अभी तक क्या नहीं हुआ है भाई, फाइनल नहीं हुआ। क्लियर हो गया। अब इसका डेडलॉक क्या है, ठीक है, आप पूछ सकते हो कि भाई इसका डेडलॉक क्या है। समझे बात को। सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट्स ये है, पहला, सेपरेट नागा फ्लैग चाह रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उनका अपना ऑफिशियल फ्लैग हो। गवर्नमेंट जो नेशनल इंटीग्रिटी है उसका भी ये इशू बताती है, ठीक है। जो दूसरा फर्स्ट तो भाई आपका जो फ्लैग का हो गया, ठीक है, सेकंड हो गया आपका ये, दूसरा चाहते हैं भाई उनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब NSCN, ठीक है, चाहता है कि उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। गवर्नमेंट की डिमांड को, मतलब उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इस डिमांड को भाई एक्सेप्ट कर नहीं रही है, और ये भी रियलिटी भाई गवर्नमेंट इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तीसरा आपको मैं बता चुका हूँ भाई, ग्रेटर ग्रेटर नागालैंड। क्लियर हो गया। ये सबसे जो कंट्रोवर्शियल इशू है वो कौन सा है मेरे भाई, ये है। ठीक है। अब आप पूछोगे भाई इसका कोई फॉरेन लिंक है, भारी इसका कोई भाई शोध हो, ठीक है, कोई भारी इसका भाई कोई स्रोत हो, तो वो ये है कि देखो सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स को म्यांमार साइड से सपोर्ट मिल रहा है। कौन सी साइड से, आई एम सेइंग म्यांमार। इंसर्जेंट ग्रुप्स। क्लियर हो गया। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कुछ चीजें सामने आई कि जो चाइना म्यांमार है उनका भी जो रूट है उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा मिली है। ठीक है, चाइना म्यांमार रूट में लिख देता हूँ, चाइना म्यांमार। क्लियर है भाई यहाँ तक की चीजें। ओके जी, आगे चलते हैं। और इसी वजह से नागालैंड का इश्यू है वो सिर्फ और सिर्फ आप इसमें कंक्लूड कर सकते हो कि अब ये डोमेस्टिक तो भाई नहीं है। क्लियर हो गया भाई, डोमेस्टिक तो नहीं है बात, बल्कि अब ये भाई कैसा इश्यू है, क्रॉस बॉर्डर। क्लियर हो गया। क्रॉस बॉर्डर, अब भाई इतना बता देता तो क्लियर समझ गए होगी कि ये क्या है, एक क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यू बन जाता है या है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई मणिपुर के ऊपर। अब देखो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है मणिपुर। आज के टाइम में नॉर्थ ईस्ट की जो सबसे सेंसिटिव इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है
वो यही है। मतलब मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट मेनली दो कम्युनिटीज के बीच हुआ। ठीक है, जो फर्स्ट कम्युनिटी है वो है आपकी मैती कम्युनिटी। ठीक है, दूसरा आ जाता है भाई, दूसरा क्या आता है आपका, जो वैली ट्राइब्स के लोग हैं वो। अब वैली ट्राइब्स मतलब जो कुकीजो ट्राइब्स, उसको अपन बोल सकते हैं KUKIZO, कुकीजो ट्राइब्स। क्लियर है मेरे भाई? देखो, मैत्री कम्युनिटी का मतलब ये मोस्टली वैली एरियाज हैं आपके, उसमें रहती है। और जो कुकी ट्राइब्स हैं उसमें वी कैन से जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें रहती है। अब देखो, यहाँ पे मैं ये तो बताऊंगा नहीं भाई कि वैली क्या होती है, हिल क्या होती है, बट ज्योग्राफी जब अपन पढ़ेंगे तो इतना बढ़िया से समझा दूंगा, कभी आपको इसमें डाउट नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, यानी ज्योग्राफी भी कम्युनिटी के हिसाब से आपकी डिवाइड है। ज्योग्राफी डिवाइड किसके बेस पे है भाई? आपकी कम्युनिटी के बेस पे। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, अब आप पूछोगे कि भाई कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बारे में बात करूं। देखो, इश्यू शुरू हुआ जब, जो आपकी, मैंने एक मिनट रुको, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। हम्म जब आपकी ये कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने की डिमांड उठने लगी। ठीक है, और इसमें फिर हिल ट्राइब्स के जो लोग थे वो क्या सोचने लगे कि भाई अगर मैथे को भी एसटी रिजर्वेशन मिल गया ना, तो उनके जो लैंड राइट्स हैं और रिजर्वेशन है, आई एम सेइंग लैंड राइट्स प्लस रिजर्वेशन, ठीक है, ये भाई दोनों के दोनों, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। क्लियर हो गया? और इसी कंसर्न में जो जो आपके प्रोटेस्ट थे उनका भाई जन्म हो गया। ठीक है, वो स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे जो प्रोटेस्ट थे वो एथनिक वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गए। स्टार्ट हुए भाई प्रोटेस्ट के रूप में, और आफ्टर इट जो इनका कन्वर्जन हो गया वो किस में हो गया? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है जी, मतलब इसमें एक टाइमलाइन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा उसके बारे में जाके खुद से भी रिसर्च करना। 3 मई 2023, यहाँ से भाई एक लार्ज स्केल वॉयलेंस स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है? लार्ज स्केल वॉयलेंस। मतलब जो विलेजेस थे उनको भाई जला दिया गया। क्लियर है? जो रिलीजियस प्लेसेस थी, रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है, वो क्या कर दी भाई आपकी? डिस्ट्रॉय कर दी। और जो थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज थी, ठीक है, डिस्प्लेस हो गई भाई वो। ठीक है, और जो लॉ एंड ऑर्डर था वो आपका भाई टोटली कोलैप्स कर गया। क्लियर है? मतलब सिचुएशन इतनी सीरियस हुई कि प्रेसिडेंट रूल भी लगाना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी भाई जो वॉयलेंस है वो टोटली कंट्रोल नहीं हुई। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ, बट जो आपका टोटल पीस था वो फिर भी नहीं आया। ठीक है, अब आता है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ा। थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज डिस्ट्रॉय हुए। ठीक है, लगभग हंड्रेड्स ऑफ लोगों की भाई इसमें डेथ भी हुई। ठीक है, और जो वी कैन से अप्रोक्स 1 लाख, ठीक है, कम से कम 1 लाख लोगों को रिलीफ कैंप्स, आपका जो रिलीफ कैंप्स हैं उनमें क्या करना पड़ा? शिफ्ट करना पड़ा। और ये सिर्फ सिक्योरिटी इश्यू नहीं है, यहाँ पे फिर ये क्या बन गया भाई? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। क्लियर हो गया? अब इतनी अंडरस्टैंडिंग तो 2 लेक्चर्स देखने के बाद आ गई है कि अगर ये होता है तो किसका इश्यू बन जाएगा ये। समझे बात को?
अब आता है कि भाई थोड़ा ज्योग्राफिकल डिवीजन पे बात कर ली, बिकॉज जब मैंने मणिपुर स्टार्ट किया तो उसी बेस पे बताया था। आज की जो प्रैक्टिकल रियलिटी है वो ये है कि स्टेट जो है ऑलमोस्ट डिवाइड हो चुका है, ठीक है। वैली में ये कम्युनिटी है आपकी, ठीक है, और हिली एरियाज में आपका क्लियर हो गया। मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक, इन दो फैक्ट्स को वीकेंड से क्या बोलते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल सेग्रीगेशन। क्लियर है। अब आता है कि भाई कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया होगा, कुछ देखा होगा, बिकॉज प्रेसिडेंट रूल लगा है तो ऐसे ही तो लग नहीं गया होगा। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या रही है आपको वो बताओ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देखो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका एक सीरियस ब्रेकडाउन हुआ है। अभी अभी आपको बताया है, ठीक है जी। और कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटी से इफेक्टिव एक्शन की एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे वो रखी थी, ठीक है। अब जो एक्टिव ग्रुप है, मणिपुर में मल्टीपल इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं, जैसे आपका एक यूएनएलएफ आ जाता है, पीएलए आ जाता है, ठीक है। और जो कुकी जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो, मतलब हर ग्रुप की आइडियोलॉजी और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। इसी वजह से जो पीस प्रोसेस है और जो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये और भी ज्यादा क्या बन जाते हैं, इन्हीं से कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो जो हमारा पार्ट वन था ये, इसमें मैंने आपका नॉर्थ ईस्ट का बैकग्राउंड समझाया, आईएसएमएस का एक फ्रेमवर्क था, ठीक है, वो आपको क्लियरली समझाया मैंने। जो नागालैंड इंसर्जेंसी थी और ग्रेटर नागालैंड का जो इश्यू था वो समझाया, ठीक है। जो फिर पीस टॉक्स था वो समझाया, मणिपुर की एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थी वो क्लियर की, ठीक है। मैती और जो ये मतलब वैली और हिल लोगों की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो, जिसमें मैथी और कुकी आ जाता है, ठीक है। देन एसटी रिजर्वेशन कंट्रोवर्सी थी वो एक्सप्लेन की, देन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। और जो करंट सिक्योरिटी सिचुएशन है वो देखा। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कि भाई अब आपको इतना तो एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई हर स्टेट की इंसर्जेंसी का जो नेचर है भाई वो डिफरेंट है, ठीक है जी। कहीं सेपरेटिज्म था, ठीक है, कहीं इलीगल इमिग्रेशन इश्यू बना, ठीक है, कहीं ट्राइबल आइडेंटिटी का इश्यू था, और कहीं पीस प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। मतलब काफी एरिया है उसमें जो पीस प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और इसी डाइवर्सिटी को समझना इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। क्लियर है चीजें, ठीक है। अब आ जाता है भाई मिजोरम। इंडियाज बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी मिजोरम। बिकॉज अभी मैंने क्या बोला कि काफी ऐसा भी था, ठीक है, कि पीस प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी थी, या वी कैन से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब उसी में ही बात करेंगे हम मिजोरम की, वो मैंने इसी पर्सपेक्टिव में बोला था। क्लियर हो गया। अगर कोई पूछे कि इंडिया की सबसे सक्सेसफुल इंसर्जेंसी रेजोल्यूशन का एग्जांपल क्या है, तो आंसर आप क्या दोगे मेरे भाई, मिजोरम, ठीक है। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का तो पार्ट है। आई एम सेइंग नॉर्थ ईस्ट नहीं, बल्कि जो आपकी पूरी दुनिया है उसमें जो सक्सेसफुल पीस प्रोसेस है उसका एक एग्जाम्पल माना जाता है। कौन सा, मिजोरम। बैकग्राउंड समझो, 1960s में मिजोरम में फेमाइन आया था, ठीक है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स को लोगों ने क्या माना उस टाइम पे भाई, इनएडुकेट माना, मतलब हमारे लिए ठीक नहीं। और इसी ये डिससेटिस्फेक्शन से जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसका बर्थ हुआ, मिजो
नेशनल फ्रंट, मतलब MNF। ठीक है जी। लेकिन ये जो शुरुआत में इसका जो काम था वो था एक, मतलब लोगों की जनसेवा के लिए, मतलब वेलफेयर मूवमेंट इसको अपन बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन बाद में इसके भी भाई रूप बदले। वो कैसे? देखो, स्टार्टिंग में भाई एक वेलफेयर मूवमेंट के रूप में ये हुई, लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट ये किस में कन्वर्ट हो गई? आर्म्ड इंसर्जेंसी। ठीक है, यू कैन से लेटर ऑन ये किस में कन्वर्ट हो गई? आर्म्ड इंसर्जेंसी में। ठीक है। और इसमें अगर एक फैक्चुअल या डेटा को लेकर बात करें तो 1966 से 1986 तक लगभग 20 साल, 20 साल आपका क्या चलता रहा? सिर्फ और सिर्फ वोयलेंस चलता रहा। टर्निंग पॉइंट कब आता है? मिजोरम पीस एकॉर्ड 1986। मिजोरम पीस, क्लियर है? मतलब 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट और एमएफ के बीच, ये एमएनएफ के बीच एक हिस्टोरिकल पीस एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है। एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि सबसे पहले जो इंसर्जेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या छोड़ दिया? आपका वोइलेंस छोड़ दिया। क्लियर हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट ने फिर पॉलिटिकल उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया। ठीक है। तीसरा, मिजोरम को फुल स्टेटहुड और जो कंप्लीट जो कॉन्स्टिट्यूशनल विगेन से प्रोटेक्शन थी या उनके जो राइट्स थे, फिर गवर्नमेंट ने वो प्रोवाइड की। तो इसमें लिखो फुल स्टेटहुड प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। क्लियर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ने इंसर्जेंट्स को एनिमी ट्रीट करने की बजाय उनको क्या माना? स्टेक होल्डर। यही नक्सलिज्म में हुआ था। ठीक है। यही आपका किस में हुआ था? नक्सलिज्म में। और इसी वजह से फिर यहाँ पे क्या बिल्ड हुआ भाई? ट्रस्ट डेवलप हुआ। ठीक है। अगर आज की सिचुएशन की बात करें तो आज मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का सबसे पीसफुल स्टेट माना जाता है। ठीक है। 2019 के बाद, ठीक है, जो मेजर इंसर्जेंसी इंसिडेंट है वो वर्चुअली नहीं। ठीक है। इसलिए एक्सपर्ट्स मिजोरम मॉडल को पीस बिल्डिंग का आइडियल मॉडल मानते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं, मिजोरम को पीस बिल्डिंग का क्या मानते हैं? एक आइडियल मॉडल मानते हैं। क्लियर है चीजें? और इसी मॉडल का कोर लेसन है, वो क्या है? एक मिनट। मतलब कोर लेसन इसका क्या है कि जो मिलिट्री एक्शन है उनसे इंसर्जेंसी कंट्रोल तो हो सकती है, लेकिन अगर परमानेंट पीस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ वो लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है, पॉलिटिकल डायलॉग प्लस ट्रस्ट, इन्हीं से ही आए। अगर तुम लॉन्ग टाइम चलना है तो भाई इनको तो अपने साथ रख के चलना पड़ेगा। फिर एक मेघालय में एंटी आउटसाइडर मूवमेंट होती है। ठीक है। उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्या बोल रहा हूं मैं? एंटी आउटसाइडर मूवमेंट। ठीक है जी। ओके। अब देखो, मतलब मेघालय की इंसर्जेंसी सोवरेनिटी से ज्यादा आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन पर बेस्ड है। किस पर? आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन। क्लियर है जी। यहाँ के जो आपको पता होगा, खासी हो गए, जैंतिया हो गए, गारो हो गए, ये कुछ ट्राइब्स हैं। इनको भाई डर था कि बाहर से माइग्रेशन की वजह से वो अपनी ही लैंड पर क्या बन जाएंगे? माइनरिटी बन जाएंगे। ठीक है।
और इसी इनसिक्योरिटी से, ठीक है, इसी इनसिक्योरिटी से एंटी आउटसाइडर सेंटीमेंट को भाई यहाँ पे जन्म दिया। इसी बैकग्राउंड में फिर आपका HNLC और GNLA, ठीक है, ये ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे एमर्ज हुए। ठीक है, अगर आज की सिचुएशन की इसमें बात करें तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस और डायलॉग के बाद इंसिडेंट्स कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, जो आपका AFSPA, ठीक है, इसको भी भाई मेघालय के जो काफी एरियाज हैं उससे भाई विड्रॉ कर दिया गया है। मतलब ये इंडिकेट, आप बोलोगे कि भाई आपने इतना समझा दिया, बता दिया, अब मैं आपसे अगर क्वेश्चनिंग करूं कि भाई ये अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इतना कुछ एक्शन हुआ, ठीक है, एमर्जिंग हुई, रिडक्शन हुई, विड्रॉ हुआ, सारा सिस्टम हुआ, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, क्या आप इसे समझे, क्या दर्शा रहे हैं? तो वो ये कि ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन है, ठीक है, आई एम सेइंग जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो यहाँ पे काफी हद तक क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है। क्लियर हुआ? ठीक है, लेकिन अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अभी भी, ठीक है, उसकी अगर बात करें, उनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर, मतलब मेन इशू तो भाई उनका आइडेंटिटी को लेकर ही था ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो अभी तक कंप्लीटली सोल्व नहीं हो पाई है। अब आ जाता है त्रिपुरा का, वी कैन से फ्रॉम वोइलेंस टू, पीस। देखो त्रिपुरा का केस बहुत यूनिक है, यहाँ इंसर्जेंसी का सबसे बड़ा रीजन क्या है भाई, डेमोग्राफिक चेंज। सबसे बड़ा रीजन क्या है ये, इंसर्जेंसी का। ठीक है, मतलब 1947 के पार्टी, जो हमारा पार्टीशन था, ठीक है, और बांग्लादेश लिबरेशन जो वार थी, ठीक है, इसके बाद लार्ज स्केल जो बंगाली लोग थे उनकी माइग्रेशन हुई। ठीक है, लार्ज स्केल बंगाली लोग थे उनकी माइग्रेशन हुई, रिजल्ट ये आया कि भाई जो इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो एट प्रेजेंट क्या बन गई मेरे भाई, माइनॉरिटी बन गई। चीजें समझ में आई, व्हाट आई एम सेइंग, बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, मतलब जो नेचुरली ट्राइबल कम्युनिटीज थी इनमें इनसिक्योरिटी डेवलप हुई। ठीक है, और इसी बैकग्राउंड में इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो फिर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। जैसे इसमें NLFT है, ठीक है, और आपका कौन सा है, ATTF। ठीक है जी। हिस्टोरिक अगर इसमें पीस की बात करें तो वो आपका 2024 रहा है, मतलब 2024 में गवर्नमेंट ने त्रिपुरा पीस एकॉर्ड साइन किया। क्या साइन किया? त्रिपुरा पीस एकॉर्ड। ठीक है, इस एग्रीमेंट के बाद लगभग 584 मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया। ठीक है जी, और वेपन्स भी आपके कई जगहों से भाई डिपॉजिट किए गए। ठीक है, गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन पैकेज है वो अनाउंस किया, लिख देते हैं REHABILITATION, रिहेबिलिटेशन पैकेज को क्या किया, अनाउंस किया। ठीक है, आज त्रिपुरा को इंसर्जेंसी फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया? मतलब ये नॉर्थ ईस्ट का जो पीस प्रोसेस है उसकी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन गई है। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, ओके जी। आप बोलोगे यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा पेन बदल लेते हैं आपके लिए। ओके, ठीक है, अब आ जाता है भाई इसमें असम। असम, द ULFA चैलेंज, ये क्या है? अब बात करते हैं कि भाई असम की इंसर्जेंसी का जो सेंटर है, आपको पता है, आई एम सेइंग कि असम की इंसर्जेंसी का जो सेंटर है वो रहा है यूनाइटेड लिबरेशन
फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, ये इसी की फुल फॉर्म बोली है भाई मैंने, लिख लो, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि व्हाई डिड यूएलएफए एमर्ज। ठीक है, तो यूएलएफए का जो मेन नैरेटिव था वो ये था कि असम के नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉइटेशन है भाई, वो हो रहा है। ठीक है, मतलब ऑयल है वो असम का है, ठीक है जी, टी है आपकी, वो असम की है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं वो लोकल पॉपुलेशन को मेजरली मिल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उतने मिल ही नहीं पा रहे हैं। साथ ही इलीगल इमिग्रेशन का भी जो इश्यू है कंटिन्यूअसली रिसेंटमेंट क्रिएट करता रहा, ठीक है। और इसी डिससेटिस्फेक्शन ने फिर जो यूएलएफ है इसको क्या दे दिया भाई, फिर सपोर्ट दे दिया। अगर इसमें अब थोड़ा करंट सिचुएशन की बात करें, ठीक है भाई, करंट सिचुएशन क्या है इसमें, तो देख करंट सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बाद इंसिडेंट्स को ड्रामेटिकली रिड्यूस किया है। क्या क्या किया है भाई इसमें, कुछ बातचीत हुई है प्लस सिक्योरिटी ऑपरेशंस है वो हुए। क्लियर है? ओके। और इसमें एक प्रोटोक यूएलएफ ए फैक्शन ने पीस एग्रीमेंट फिर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो यूएलएफ फर्स्ट था यानी परेश बरूहा फैक्शन अभी भी एक्टिव है। अगर इसकी करंट सिचुएशन की बात करें तो ये मेनली म्यांमार बॉर्डर को नियरली एरिया से ऑपरेट करता है और इसी वजह से असम में इंसर्जेंसी ऑलमोस्ट कंट्रोल में है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुई है। आई एम सेइंग प्रोटोक फैक्शन इसने, ठीक है, पीस एग्रीमेंट था वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन परेश परेश बरूहा फैक्शन ये जो है ये एट प्रेजेंट एक्टिव है। अब आप पूछोगे एक्टिव, तो भाई तूने बता दिया कि ये एक्टिव है, ठीक है, लेकिन ये एक्टिव इन एक्चुअल कहाँ पे है? ठीक है, ये मेनली भाई आपका जो म्यांमार बॉर्डर है, ठीक है, उनको उनके जो नियर बाय एरियाज है उनको फिर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से कंट्रोल तो आया है लेकिन प्रॉपरली एलिमिनेशन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसमें फिर जो इनकी ट्राइब है, इनकी कम्युनिटी, उसका भी इशू आता है। मतलब असम का जो दूसरा इंपॉर्टेंट इशू था वो बोडो मूवमेंट था। कैसे? बोडो कम्युनिटी ग्रेटर ऑटोनॉमी डिमांड करती थी कि 2020 में एक एकॉर्ड भी साइन होता है इसी की वजह से, ठीक है। एकॉर्ड मतलब उसमें क्या था कि जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है अभी उस पर काम तो चल रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि भाई पॉलिटिकल इंक्लूजन के थ्रू जो परमानेंट पीस है वो एस्टेब्लिश कर दे, ठीक है। देखो यहाँ पे मूवमेंट होता है, ठीक है, जो बोडो कम्युनिटी है वो एक ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड करती है, ठीक है। और इसी को देखते हुए 2020 में बोडो पीस अकॉर्ड साइन होता है, ठीक है। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे अभी थोड़ा काम चल रहा है और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि जो पॉलिटिकल इंक्लूजन है उसके थ्रू परमानेंट पीस जो है वो एस्टेब्लिश की जा सके। यहाँ तक चीजें क्लियर है अपनी, ठीक है। अब आता है भाई आपका नेक्स्ट फैक्टर भाई, अरुणाचल प्रदेश। बोर्डो इशू बता दें 2020 में आया था लेकिन अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन को है वो वीकेंड से काम चल रहा है। अब आ जाता है अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर डायमेंशन, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश की प्रॉब्लम दूसरे स्टेट से थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ इंटरनल जो इंसर्जेंसी है वो कंपेरेटिवली कम है, लेकिन एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, ठीक है, इसमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंसर्न है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें चाइना का फैक्टर आ जाता है, बिकॉज चाइना अरुणाचल प्रदेश को ऑफिशियली जो इंडियन टेरिटरी है वो नहीं मानता है, ठीक है। वो इसे क्या क्लेम करता है, साउथ तिब्बत, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसी वजह से बॉर्डर टेंशन आपको पता है रेगुलरली भाई आपको देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। अगर बॉर्डर अनस्टेबल रहा तो इंसर्जेंट ग्रुप्स को भी इनडायरेक्ट एडवांटेज आपको पता है भाई वो उठाएंगे ही उठाएंगे इसका, ठीक है, इनडायरेक्ट एडवांटेज, ठीक है। इसीलिए अरुणाचल की सिक्योरिटी सिर्फ इंटरनल इश्यू नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी इश्यू भी है, ठीक है। यहाँ से आप ये लाइन बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और लेक्चर कितने मिनट हो गया, 45, ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी है, ठीक है। देखो मैंने अभी म्यांमार का आपको बताया था क्या सीन था, ठीक है। अब म्यांमार का बॉर्डर है वो पोरस है, कई इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो इसी रूट का यूज करके अपने मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो लॉजिस्टिक्स हैं वो इसी बॉर्डर से कैरी ऑन करते हैं, और इसी वजह से जो आपका आसपा है, ठीक है, वो कुछ एरियाज में अभी भी कंटिन्यू रखा गया, ठीक है। अब इसमें आ जाता है भाई फिर सिक्किम का मॉडल, ये भी भाई वी कैन से सिक्किम द पीसफुल मॉडल इसको बोल सकते हैं, बिकॉज सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का सबसे पीसफुल स्टेट माना जाता है, ठीक है। यहाँ सिग्निफिकेंटली इंसर्जेंसी मूवमेंट है वो मतलब डेवलप ही नहीं हुआ, बिकॉज इसके जो कई रीजंस हैं उनमें भाई पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबल, ठीक है। दूसरा जो आपका इंक्लूसिव गवर्नेंस, इंक्लूसिव गवर्नेंस, ठीक है। देन आता है जो डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली बेटर है, ठीक है। और सबसे मेन चीज आपका स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये सब दिखाता है कि अगर गवर्नमेंट आपकी इफेक्टिवली काम करे ना, मतलब गवर्नमेंट इफेक्टिव हो, तो इंसर्जेंसी की पॉलिटी भाई नेचुरली ही क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आखिर जो इंसर्जेंसी है वो शुरू ही क्यों हुई, ठीक है। आप बोलोगे इतना सब पढ़ा दिया, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है कि भाई ये इंसर्जेंसी है ये शुरू ही क्यों हुई। तो ये भाई एक सिर्फ इसका एक रीजन नहीं है यार, ठीक है। इसके पीछे इसका हिस्टोरिकल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकली है, और इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर है भाई, सब इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। ब्रिटिश पीरियड में आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, मतलब इसको काफी अलग तरह से एडमिनिस्टर किया गया है, ठीक। इंडिपेंडेंस के बाद भी जो आपकी काफी कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनको लगा कि उनकी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, प्लस उनका जो एस्पिरेशन है, उन ये इन चीजों को तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई, ठीक है। और इसी सेटिस्फेक्शन ने फिर किसको क्रिएट किया, आपका सेपरेटिस्ट क्रिएट किया, मतलब सेपरेटिज्म आया, और इसका वहां से बर्थ हो जाता है। और ये मैंने आपको किस में पढ़ा दिया, IS, बताओ बताओ भाई, IS, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, थोड़ा कमेंट कर देना अगर यहाँ तक लेक्चर देखा है तो। अब आ जाता है भाई उनकी नेक्स्ट, एथनिक आइडेंटिटी, मतलब नॉर्थ ईस्ट में हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, हर कम्युनिटी की अपनी आइडेंटिटी है, सब कुछ है, और वो इसको फिर भाई क्या करना चाहती है,
प्रिजर्व करना चाहती है। क्लियर हो गया? जब किसी ग्रुप को लगता है कि उसकी कल्चर या उसकी लैंग्वेज खतरे में है, तो फिर यहाँ से क्या डेवलप होता है? रिसेंटमेंट। क्लियर है? पॉलिटिकली मैंने आपको बता दिया, कई कम्युनिटीज को लग रहा है कि भाई दिल्ली डिसीजन मेकिंग में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, और पॉलिटिव एक्सक्लूजन की फीलिंग है, वो ये इंसर्जेंसी का फर्टाइल ग्राउंड बन चुकी है। क्लियर हो गया? अब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात करें तो देखो यार, यहाँ पे रिमोट टेरेन, ठीक है, प्लस पुअर इंफ्रा, प्लस लिमिटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब यूथ फ्रस्ट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। क्लियर हो गया? चलो यार कुछ भी ना करें, सबसे ज्यादा तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट करेगी ना। ठीक है, जब तक डेवलपमेंट स्लो होता है, जब तक डेवलपमेंट स्लो रहेगा, जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इजीली भाई लोगों को रिक्रूट करती रहेगी। यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाता है भाई आपका चाइना का फैक्टर। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज के अकॉर्डिंग चाइना इनडायरेक्टली कुछ इंसर्जेंट ग्रुप को वी कैन से एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेटेजिक स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी यार इनसिक्योरिटी को इंक्रीज करता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट का इशू सिर्फ इंटरनली तो है ही नहीं, ये एक्सटर्नल डायमेंशंस भी भाई इसके कुछ हैं। ठीक है, इलीगल इमिग्रेशन में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये स्पेशली असम और त्रिपुरा का मेजर इशू रहा है। बांग्लादेश से जो माइग्रेशन है, उनकी वजह से जो डेमोग्राफिक बैलेंस है, ठीक है, वो आपका टोटली चेंज हो गया। ठीक है, मतलब लोकल कम्युनिटीज को लगा कि उनकी आइडेंटिटी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों यहाँ से क्या होंगी भाई? अफेक्ट होंगी। ठीक है, और इसी इश्यू ने फिर काफी मूवमेंट्स को जन्म दिया। ठीक है जी, यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं? सो भाई आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अपन कवर करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के जो कुछ स्टेट्स बच गए आपके, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार फैक्टर को और पढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, कुछ पीस एक्कॉर्ड्स हैं, इन सब के बारे में भाई नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ अच्छे से वार्तालाप की जाएगी। सो टिल देन भाई अपना ख्याल रखो। आई होप यहाँ तक लेक्चर्स आप कंप्लीटली देखोगे, जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट रहता है, कोई चीज में समझ नहीं आता, कोई डाटा आपने कहीं और से कुछ पढ़ा हो, ठीक है, मैंने कुछ दूसरा डाटा प्रोवाइड कर दिया हो, तो ऐसा कोई भी आपको भाई लगे कि आपके अकॉर्डिंग ये भाई गलत है, वैसे इसके लिए 110% मैं श्योर हूँ नहीं मिलेगा, बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज भाई कमेंट कर देना। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखो। जय हिंद।